Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपका मैं खैर मकदम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट मुबशर गिलानी। जैसे हम ये ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चला रहे हैं, आज हम क्लास 10th की जियोग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की जो बुक है चैप्टर नंबर 4 है उसमें उसका नाम है एग्रीकल्चर। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर क्या है और कुछ इसके जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो आज के हम लेसन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का जो हमें टॉपिक जो चुना है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? अगर हम लफ्जी मानों में जानेंगे तो आप ये समझे एग्रीकल्चर हो काश्तकारी को कहते हैं, जो हमारे घरों में होती है। ऑलमोस्ट जितने भी रूरल एरियाज में लोग हैं तो वहाँ पे ये काम किया जाता है। तो आपको इस बारे में पता ही होगा कि एग्रीकल्चर हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, इस पे क्या क्या हमें इस एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया माना जाता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में निकलते हैं। कहा जाता है कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 2/3 इसकी जो आबादी है, पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है वो किसके साथ इन्वॉल्व है? इस एग्रीकल्चर फील्ड के साथ। क्योंकि आप देखते होंगे कि सब वर्किंग क्लास नहीं है, सब जॉब्स पे नहीं जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है? दैट इज दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चर हमें देता क्या है? व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? हमें क्या मिलता है वहाँ से? हमें मिलता है फूड ग्रेन्स। हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं जो हमारी रोज़ ज़िंदगी बसर करने के लिए चाहिए। क्योंकि हमें फूड ग्रेन्स खाने के लिए हमें फूड चाहिए और वो फूड ग्रेन्स से बनता है। और वो फूड ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो आपको मैंने 3 चीज़ें अभी तक बताई। एक तो मैंने आपको बताई कि इंडिया जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कंट्री। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया में 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद दिस प्रैक्टिस। एंड तीसरी बात मैंने आपको बताई कि ये जो एग्रीकल्चर है ये क्या हमें देता है? इट गिव्स अस फूड ग्रेन्स विच वी कंज्यूम फॉर आवर सर्वाइवल। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ और क्या हमें मिलता है? अगर हम फूड ग्रेन्स के साथ साथ हमें बिसाइड्स फूड ग्रेन्स व्हाट एल्स वी कैन गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर? तो हमें क्या मिलता है? वी गेट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आप को मैं ये बताता चलूं कि ये जो एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? इंडस्ट्रीज में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से, कैन वी नेम सम ऑफ द फूड ग्रेन्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज? तो कौन ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंडस्ट्रीज में भेजी जाती है और वहाँ से इंडस्ट्रीज में रिफाइन करके वो हमारे सामने आती है? क्योंकि आपको कुछ लोग ये समझते होंगे कि हमें एग्रीकल्चर के साथ कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज में भी कुछ लोग हैं, वहाँ पे उनको इसके साथ इसका सामना करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ काम करना पड़ता है। तो अगर हम ये बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। कुछ इंडस्ट्रीज का मैं बता दूं जहाँ पे ये चीज़ें हमें मिलती है। दैट इज टी जो हम लेते हैं एवरी डे, एवरीबॉडी टी का इस्तेमाल करता है। कॉफ़ी है और स्पाइस जो मसाले हमारे पास आते हैं वो डायरेक्टली हम वहाँ से
एग्रीकल्चर से निकाल के हम खुद इस्तेमाल में लाते हैं, नहीं, उनको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ले जाके इनका सही से इनको रेफरेंस करके फिर हमारे पास से आते हैं। तो एग्रीकल्चर आप ये समझिए, एग्रीकल्चर हम एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस है जो हम अपने ज़मीन में करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल होगी, और किस लिए करते हैं, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमें फूड ग्रेन चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वन वे और अदर वे वी आर टोटली एंगेज विद दिस प्रैक्टिस। तो इंडिया का मैंने बताया कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। दो तिहाई जो इंडिया की आबादी वो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो आज हम इसके साथ, अब ये एग्रीकल्चर का आपको समझ में आ गया, आज इसके साथ साथ हम इसके कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर के साथ साथ फार्मिंग होती है तभी जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। तो फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है, कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं और कैसे हम फूड ग्रेन्स को ये प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो आज इसकी जो मेन टाइप्स है फार्मिंग के वो है 3। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव, जो फर्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पहले मैं प्रिमिटिव को एक साइड, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग किसको बोलते हैं, पहले हम इसको, ये पार्ट हम थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा स्किप करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूंगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग उस फार्मिंग को बोलते हैं जो हम पर्टिकुलरली अपने लिए इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे हम हमारे पास जो किचन गार्डन्स होते हैं, वो उसमें जो भी हम सब्जी उगाते हैं या हमारी जो ज़मीन होती है उसमें जो फसल उगाई जाती है वो सिर्फ हम अपने लिए इस्तेमाल में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड प्रैक्टिसेस, ओल्ड प्रैक्टिसेस, जो पुराने तरीके काश्तकारी के, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के, दैट्स कॉल्ड प्रिमिटिव, दैट्स कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम तरीका, जो ओल्ड मेथड्स होते हैं, जो पुराने तरीके होते हैं, आपने देखा होगा हमारे गांव में मोस्ट अभी चल रहा होगा कि हम प्लो का इस्तेमाल करते हैं, हम हो एंड डो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम मैन्युअली हम बहुत सारे, और इसमें हम लेबर्स का भी यूज़ करते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि हमारे विलेज में ये भी होता है कि अगर एक घर में काम होगा, एक घर में कोई भी उनके घर में काम होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो जो इनके नेबर्स में जितने भी लोग हैं, 5-6 लोग, वो इनकी हेल्प के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट डे ये घर वाले दूसरे नेबर की हेल्प करने के लिए जाते हैं, तो दे जॉइंटली डू ऑल दिस वर्क। तो इसमें लेबर वर्क ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादातर लोग ही काम करते हैं, मोस्ट इसमें लोग काम करते हैं, जो विद इन द कम्युनिटी होंगे वो इसमें काम करते हैं। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया, ओल्ड प्रैक्टिसेस, दैट मीन जो टूल्स होंगे वो भी पुराने होंगे, इसमें जो टूल्स होंगे वो भी पुराने टूल्स होंगे, और क्योंकि मैंने प्लो उसमें होगा, हो एंड डो होगा, इसमें वही इस्तेमाल में लाए जाएंगे, इसमें नई कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इस प्रिमिटिव प्रैक्टिस में क्या होता था, अभी भी हो रहा है किसी कुछ जगहों पे, इसमें क्या होता था, मानसून पे ये इन्हिसार ज्यादा करती थी। मानसून मतलब इरिगेशन सिस्टम प्रॉपरली नहीं था, ये फसलें जो बोई जाती थी उसमें क्या करते थे, उसको तब तक वेट किया जाता था जब तक ना नेचुरली बारिश हो जाए, मानसून आ जाए, तो फिर जाके स्प्राउट हो जाए, सीड स्प्राउट हो जाते थे, उसके बाद स्प्राउट हो जाते थे। और तीसरी बात नेचुरल फर्टिलिटी थी इसमें। हाँ, जैसे आजकल आप देखते होंगे इसमें उस टाइम पे ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये प्रैक्टिस आज भी कहीं कहीं ट्राइबल एरियाज जो है, जो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं, वहाँ पे ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, दिस प्रिमिटिव
सब्सटेंशियल फार्मिंग जो है ये वहां पे चलती है। तो उनके पास क्या होता है, वो टूल्स भी पुराने ही इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको बोला कम्युनिटी एक दूसरे की मदद करते हैं, और मानसून पे उनका ज्यादातर इन्हिसार होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून। एंड थर्ड, नेचुरल फर्टिलिटी होती है, उसमें वो नेचुरल फर्टिलिटी का ही इस्तेमाल होता है। वो मैं आगे बता दूंगा आपको कैसे नेचुरल फर्टिलिटी का इस्तेमाल होता है। आप इस बुक में, जो आपकी बुक है, इसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न, ये स्लैश एंड बर्न क्या होता है? अगर हम सिंपली लेंगे, स्लैश की जो मीनिंग है दैट इज, इसमें क्या करते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, स्लैश में कटिंग ऑफ ट्रीज, बर में उनको जलाया जाता है, उनको जलाया जाता है। ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंशियल फार्मिंग जो है, पुराने जमाने में क्या होता था, वो जो लोग ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो किसी जगह पे जाते थे जो जंगली एरिया होता था, वहां पे पेड़ लगे होते थे, वो चूज एक एरिया कर लेते थे, उस एरिया में जितने भी वो पेड़ पौधे होते थे उनको वो काट देते थे, स्लैश, वो उनको काट देते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो जो लकड़ी वहां पे गिरती थी उसको वहां से उठाया नहीं जाता था, फिर क्या किया जाता था, देन इट वाज बर्न, और उसके बाद काटने के बाद इसको जलाया जाता था। और वो जलाने के बाद आपको पता है, जब भी कोई चीज लकड़ी हम जलाते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू ऐश, वो किस में तब्दील हो जाता है, ऐश में तब्दील हो जाता था। और ये ऐश, इसी ऐश में ये सीड्स डाले जाते थे, और फिर किसका इंतजार किया जाता था, मानसून का इंतजार किया जाता था। जब तक मानसून आ जाए तब तक इनको ऐसे रखा जाता था दिस ऐश में, तो फिर ये ऐश में अब मानसून के बाद स्प्राउट हो जाते थे, और वहां से नए नए फसल उगी जाती थी, नई फसल उगती थी, जो फसल इसमें बोई जाती थी। और इसमें क्या होता था, नेचुरल फर्टिलिटी, मैंने आपको जो बताया, नेचुरल फर्टिलिटी, जो जमीन में जो जितनी भी फर्टिलिटी होती थी उसी का इस्तेमाल किया जाता था। मैनवर एंड फर्टिलाइजर्स वर नॉट यूज्ड, और नॉट यूज्ड इन दिस प्रैक्टिस, इन दिस सब्सटेंशियल फार्मिंग। इसमें मैनवर्स एंड दिस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं, नेचुरल फर्टिलिटी जो जमीन में है, क्योंकि ये जो ऐश इटसेल्फ ये बनाता है, इसमें फर्टिलिटी बढ़ाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी, जब इनको कंटिन्यू कुछ सालों के लिए एक फसल बोई जाती, इनकी जो प्रोडक्शन होती थी, प्रोडक्शन वो स्लो डाउन हो जाती थी, क्योंकि अब जो पहले साल फसल निकली थी अगले साल उससे कम निकलेगी, उसके बाद थोड़ी कम, ऐसे ऐसे ये ग्राफ डाउन होता जा रहा था, ग्राफ डाउन होता जा रहा। अगर पहले हम ऐसे बनाएंगे, अगर पहले साल में उनको यहां तक ग्राफ था, ये नीचे उतर के यहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद ये इनके पास ज्यादा फसल नहीं वहां से उगती थी। फिर क्या करते हैं, इस स्लैश एंड बर्न में एक और चीज होती है, ये शिफ्टिंग क्रॉप है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग फार्मिंग, सॉरी शिफ्टिंग क्रॉप नहीं, शिफ्टिंग फार्मिंग है ये। शिफ्टिंग फार्मिंग मतलब कि अब इन्होंने एक जगह पहले चूज की थी, उसको वहां पे जो पेड़ पौधे थे उनको इन्होंने काट डाला, फिर उनको जलाया, उसके बाद वो जो एशेस में उन्होंने वो सीड्स में लाए, कंटिन्यू कुछ साल तक ये प्रैक्टिस चलती रही, नेचुरल फर्टिलिटी का इस्तेमाल किया ही नहीं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं, मानसून का ही वेट किया। लेकिन अब जब प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, अब फसल ज्यादा नहीं उगती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अब दूसरा एरिया, पहले इन्होंने यहां से यहां तक लिया था, अब इस एरिया को छोड़ देते हैं, अब यहां से यहां तक लेते हैं, इस एरिया को अब छोड़ देते हैं, अब आगे चले जाते हैं, और इस एरिया को कुछ सालों के लिए 5, 10 साल, 20 साल भी छोड़ देते हैं, ताकि इसमें भी फिर पेड़ पौधे फिर से उगेंगे, पेड़ पौधे फिर से उगेंगे, तो फिर ये शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये नया जो इन्होंने लैंड लिया, इसमें भी बिल्कुल यही प्रैक्टिस करेंगे, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करेंगे, और उन पेड़ों को जला के
काट के जला के उसके जो एश हैं उनमें सीड्स डाल के मानसून का वेट करेंगे, नेचुरल फर्टिलिटी वही बनती। जब इसकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी तो ये फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग फार्मिंग इसको बोलते हैं। तो यही वजह है, इसको ये एक ही जगह पे नहीं रहती है। तो मैंने आपको बताया ये कुछ ट्राइबल एरियाज में अभी भी चल रही है, जो जंगल के नजदीक है, तो वहां पे ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। तो हाँ, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि जो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग मैंने आपको बताया, सब्सटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग जो सिर्फ हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सीड्स हमें निकलती वो अपने लिए, हम उनकी काश्त हम अपने लिए करेंगे। और प्रिमिटिव हो गया जिसमें ओल्ड प्रैक्टिस होंगे, मैंने आपको बताया ओल्ड प्रैक्टिस जो टूल्स होंगे वो पुराने इस्तेमाल इसमें होंगे, प्लो होगा, हो एंड डो, उनका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बोला इसमें एक और प्रैक्टिस होती है, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस होती है। इसमें स्लैश का मतलब हो गया ये कोई एरिया चूज करते हैं जमीन का, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट के फिर उनको बर्न जलाते हैं, फिर उस ऐश में ये कुछ सीड्स डाल के मानसून का वेट करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी जो जितनी भी होती उसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो ही प्रोडक्शन डाउन हो जाती ये क्रॉप ये फार्मिंग को शिफ्ट करते हैं इस जगह से लेके दूसरी जगह पे, और वहां पे यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया आपको प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। अब दूसरी जो हमारे पास है दैट इज इंटेंसिव। अब सेकंड पार्ट जो है दैट इज टाइप जो है दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो अगर हम इंटेंसिव की बात करेंगे, आप हम इंटेंसिव मतलब जो चीज जिसपे ज्यादा प्रेशर, जिसको प्रेशराइज किया जाए, जिसको प्रेशराइज किया जाए। सब्सटेंसिव फार्मिंग वही जो अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, आपको मैं एग्जांपल दूंगा। मैंने आपको पिछले, अगर आपको याद होगा, जो हमने लेक्चर दिया था जब हम ये लैंड की बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि जो फिनाइट मैग्नीट्यूड है अर्थ का, दिस लैंड का, वो लिमिटेड है। आप लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं। जितने भी लैंड रिसोर्स हमारे पास है, वो चाहे माउंटेन्स है, प्लेन्स है या प्लेटोज, वो वैसे के वैसे जो उनका एरिया है वैसा ही वो बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब हमें आप देखते हो कि आज से हम अगर 20 साल की बात करेंगे, उस वक्त अगर हम आप 5 साल की बात आप लो कि अगर आप अपने गांव में या कहीं पे जहां पे आप रहते हो, आप देख लोगे वहां पे कि जितने घर 5 साल पहले थे उससे ज्यादा घर आज बने हुए हैं कि कम हुए हैं। तो आपको वैसे यही दिखेगा वहां पे घर बने हुए हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन डे टू डे बढ़ रही है। और अब इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो ही पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड्स तो ज्यादा बढ़ेगी ना, डिमांड्स अब ज्यादा बढ़ेगी, वांट्स व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन जो ही इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, दैट विल इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, food grains will also increase तो डिमांड भी बढ़ेगी ना। अब एरिया हमारे पास वही लिमिटेड एरिया है, अब डिमांड को कैसे हम पूरा करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रखा है इंटेंसिव। तो ये जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है, हमें क्या करना है, वी हैव टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, या मैक्सिमम आउट ऑफ अवेलेबल। हमारे पास जमीन जितनी भी है उसी में से हमें निकालना है, प्रोडक्ट उसी में से निकाल, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम करेंगे, फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करेंगे, हम लेबर ज्यादा लगाएंगे,
लेबर वर्क ज़्यादा इंक्रीज होगा इसमें। इसमें हम जो फसल हम साल में एक ही लगाते थे, लेकिन इस बार इसमें जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो इसमें हमें इनको दो दो क्रॉप्स लगाने पड़ेगी ताकि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, क्योंकि लैंड हमारे पास लिमिटेड है, डिमांड बढ़ गई है, लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है, इनके फूड ग्रेन्स को जो ज़रूरत है इनको वो तो बराबर करने हैं, इनको जो ज़रूरत है वो ज़रूरी इनको देना है, तो उस लिए ये जो इंटेंसिटी ये बढ़ती है। सब्सटेंस फार्मिंग जो है इसकी जो इंटेंसिटी, जो हम नेचुरल हमारा रूटीन वर्क था उसमें हम कैसे काम करते थे, लेकिन अब वो हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें लोगों की डिमांड्स को पूरा करना है। तो इसीलिए ये जो इस टाइप की जो फार्मिंग, इसको इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। तो आपको मैंने अब बताया इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग है जहां पे हम इंटेंसिटी जो फार्मिंग की वो बढ़ाते हैं, प्रेशराइज करते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती है और दिन ब दिन लैंड कम होती जा रही है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना होता है कि हम ये जो फूड ग्रेन्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हम करें ताकि लोगों की डिमांड्स को हम पूरा करें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी। तो उनको पूरा करने के लिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे और लेबर वर्क भी ज़्यादा लगे। इवन कि समटाइम्स हम जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज उनका भी हम इस्तेमाल करके ये जो इंटेंसिटी इसकी हम इंटेंसिटी ताकि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाए। और थर्ड जो हमारे पास है, आई होप कि आपको ये इंटेंसिव फार्मिंग समझ में आई होगी। अब थर्ड जो है दैट इज हमारे पास जो है दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग अगर आप बिल्कुल इसकी जो वर्ड की जो मीनिंग ही है उसी से पता चलता है कमर्शियल का मतलब क्या है। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप गाड़ी में चढ़ते हो, आपके पास हम दो किस्म की गाड़ियों को देखते हैं। एक तो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, एक तो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट देखते हैं और दूसरा हम कमर्शियल ट्रांसपोर्ट देखते हैं। प्राइवेट होगा जो आपके पास अपना होगा, तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें जा सकते हो उसमें। जो कमर्शियल होता है, आपने देखो हमारे पास है टाटा सोमोस है, मेटाडोर्स है, बसेस है, या बाकी जितने भी कमर्शियल पर्पस के लिए हैं, तो उसमें उन्होंने किस लिए वो गाड़ियां लाई है, ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट, उनको पैसे मिल जाए। तो इसी तरह जब ये फार्मिंग की बात करें तो मेन फोकस किस पे होता है, टू जनरेट इकोनॉमी, पैसे मिल जाए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए लोगों को पैसा मिल जाए। तो इसीलिए ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है। प्रिमिटिव और प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग से ये डिफरेंट फार्मिंग है, क्योंकि इसमें जो मेन मकसद वो हमें अपने नीड्स के लिए होता है, और ये जो कमर्शियल होता है ये जिसकी हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जिसको हम बेच देंगे, जो हमारे पास फसल निकलती है उसको हम बेच देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि हम इसमें प्लो हो एंड डो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम वो करेंगे फिर हमें बहुत सारे साल लगेंगे एक एरिया को कवर करने में। तो इसलिए हम मॉडर्न ट्रैक्टर्स है या बाकी जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ये भी करेंगे, इसमें इरिगेशन का जो हमारे पास ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है, हम छोटी छोटी कैनल्स बनाते हैं, छोटी छोटी, उनके जरिए सीजनल उनको पानी होता है, सीजन के हिसाब से पानी चलता है, उसमें सीजन खत्म हो गए तो पानी उन चैनल्स में बंद हो जाता है। ड्रेन्स जैसे हम बनाते हैं उनमें पानी होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलता। इनके लिए बोर वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये वेल्स बनाने पड़ते हैं, उनके लिए जनरेटर्स लाने पड़ते हैं, ताकि पानी जितना उनको चाहिए उस एरिया में वो
बिल्कुल वक्त पे उनको मिलना चाहिए। उसको हम मानसून पे वेट नहीं करेंगे कब बारिश गिरेगी तो तब जाके हम इसमें हमारी फसल उगेगी, वो नहीं चलेगा। इसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स है, हाइब्रिड जो सीड्स है, उनका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो फसल निकले वो बहुत ज्यादा निकले। वो हाइब्रिड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारे पास मौजूद है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारे पास ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी इस्तेमाल होते हैं। जो हाइब्रिड का ये सीड्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास जो फसल जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? दैट इज कमर्शियल। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल दूंगा, फिर से गाड़ी की मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आप टाटा सोमो में बैठे हो कि वो 8-9 सवारियां बैठाता है, अगर उसमें 6 सवारियां बैठी है, क्या वो ड्राइवर निकल सकता है बस स्टैंड जहां पे वो रुके हुए हैं? नहीं, वो आपको हमेशा ये बोले जब तक मुझे सीटें बराबर हो जाए तब तक मैं बाहर नहीं, इस स्टैंड से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे फिर खाली चलना पड़ेगा। तो इसी में यही वजह है, क्योंकि पैसा जनरेट करना होता है, पैसा मिलना चाहिए, तो तभी इसको क्या करना होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी इसमें इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स, या इनके लिए पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स। और क्यों? ताकि वो हमें वी कैन ऑब्टेन द मोर प्रोडक्शन, हमें ज्यादा, ताकि हमारी जो फसल है उसको कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए हमें इन चीजों का इस्तेमाल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जब ये डालते हैं तब जाके इनकी जो कोई बीमारी ना लगे, तब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और एक बात इसमें है, अगर हम सब्सटेंसिव और प्रिमिटिव और इंटेंसिव की बात करेंगे, उसमें हम, अगर हमारे पास घर में जो जमीन है उसमें हम अलग अलग फसल लगाते हैं, हमारे पास जमीन अवेलेबल है, हम उसमें अलग अलग फसल लगाते हैं, ऐसे ऐसे, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें अलग अलग से। लेकिन जो इसमें कमर्शियल क्रॉप में होता है, इसमें बड़ा ही लैंड लिया जाता है फॉर सिंगल यूज, फॉर सिंगल क्रॉप। इसमें अगर हमें वीट लगाना है तो पूरे एरिया में हमें वीट ही लगाना है, पैडी लगाना है तो पूरे एरिया में हमें पैडी लगाना है, शुगर कैन्स लगाना है तो पूरे एरिया में जितने भी फूड ग्रेन्स है वो सिर्फ एक ही फूड ग्रेन लगाया जाता है बड़े से एरिया में। दिस कमर्शियल क्रॉप इज मेड फॉर ए सिंगल क्रॉप, जिसको भी जो क्रॉप प्रोडक्शन करनी, मगर वो एरिया में एक ही एरिया में, बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल की सब्जी होगी या जो भी होगा वो इसमें उगाने की कोशिश करेगा। तो एक और बात इसमें मैंने आपको, अगर आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर मैंने आपको पहले बताया था, दिस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। जब यहाँ से ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं, अब कुछ चीजें आपको मैंने वहां से, मैंने स्पाइसेस बोले थे आपको, मैंने आपको बोला था टी, कॉफी, शुगर कैन, बहुत सारी ऐसी चीजें, वो कहाँ पे जाते? वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं, और वहां पे उनको मैन्युफैक्चर करके, उनको तैयार करके हमारे पास लाया जाता है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से दैट मीन्स की कमर्शियल क्रॉप्स जो है दैट इज मेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ऑल्सो, दिस कमर्शियल क्रॉप ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्रीज। तो मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिपीट करूंगा, कमर्शियल क्रॉप का मैंने आपको बताया था। कमर्शियल क्रॉप जो है ये किसके लिए है? ये जिसकी हम खरीदारी करेंगे वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कमर्शियल ही, मैंने आपको एग्जांपल दी, ट्रांसपोर्ट की भी एग्जांपल दी थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स एंड मेनी अदर थिंग्स विच आर यूज्ड इन मॉडर्न डेज। और इसमें जो सीड्स होंगे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होंगे, हाइब्रिड सीड्स होंगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए और वहां उनको प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैंने आपको बोला था ये सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन होती है, बहुत सारे एरिया में एक ही किस्म की फसल को बोया जाता है उसकी प्रोडक्शन करने के लिए। और एक बार मैंने आपको बताए थे कि इट प्रोवाइड्स ये जो
इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक होगा, हमारा जो लेक्चर होगा वो क्रॉपिंग सिस्टम जो हमारा है यहाँ पे, कैसे क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। होप यू हैव दिस अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।